तो जैसे कि गाइस आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो लू फैंग होता है वो इस वक्त अपने पॉइंट कलेक्ट करने के लिए गया होता है और वहीं पे जब वो अपने पॉइंट को एक्सचेंज कर रहा होता है तो वो वहाँ की बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है जिसके अंदर उसको ये पता चलता है कि वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एक सीडी टाइटल नाम की भी कोई चीज़ होती है। और जो भी पर्सन टाइटल के द्वारा सील किया जाता है ये स्पेशल टाइटल जिन टाइटल के द्वारा, तो उसे वू क्यू गॉड जैसा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर मिला जाता है। और ये जो ट्रेजर है ये हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्ड किंग के द्वारा बनाया गया था और आज तक कोई भी ट्रू गॉड जो है वो कभी भी सील नहीं हो पाया। और रही बात लॉ मास्टर्स की, तो वो तो इसके नज़दीक भी नहीं आ पाए। सो अगर एक बार कोई भी पर्सन सील हो जाता है तो सबसे पहले उसका जो स्टेटस है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑफ जिन है वो उसे एक अलग नज़रों से देखता है। और वही वो जो 4 जनरल्स हैं मिलिट्री के, वो उनके काफ़ी हद तक क्लोज रहता है। और साथ ही साथ उसे वू की गॉड जैसा इनविंसिबल ट्रेजर मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक्चुअली गाइज ये जो टाइटल है इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा हार्श है और इसी के कारण अभी तक वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं उनमें से आज तक कभी भी कोई सील नहीं हो पाया। लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोगों के अंदर डिज़ायर होता है और सब लोग वक्त वक्त के ऊपर आ आके अपना ट्राई देते रहते हैं। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने सामने खड़े उस बुढ़े से पूछता है कि मैं किस तरीके से सील हो सकता हूँ, मुझे किस तरीके का टास्क करने पड़ेंगे। वही वो बुढ़ा कहता है कि इसके अंदर काफ़ी सारे टास्क होते हैं वैसे तो। वही लू फैंग उसे पूछता है कि किस तरीके के टास्क के साथ वो जो बुढ़ा होता है वो लू फैंग को 2 टास्क बताता है। जो फर्स्ट वे होता है वो होता है जिसके अंदर उसे पहले तो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसके बाद वो सील हो जाएगा। जो फर्स्ट कंडीशन है उसको गोल्डी पावर पाथ को फॉलो करना पड़ेगा और ट्रू गॉड बनना पड़ेगा और उसका जो लाइफ जीन लेवल है वो लगभग लगभग 90,000 टाइम्स होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी जब तुम्हारे लाइफ जीन लेवल 90,000 टाइम और तुम गोल्डी पाथ को फॉलो कर रहे होंगे उसके बाद भी तुम्हें ट्रू गॉड नहीं बनना। ट्रू गॉड बनने से पहले तुम्हें सबसे पहले उन 4 जनरल्स के पास जाना है, जिसके बाद वो जो 4 जनरल्स होंगे वो तुम्हारा टेस्ट लेंगे। और वहाँ पे लगभग लगभग 10,081 गेम्स है जो कि बेसिक गेम है जिसको राइनोरस एम्परर गेम भी कहा जाता है। अगर तुम उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाए, जैसे कि आप लोगों ने इस गेम को पहले भी देखा था जिसके अंदर 6,000 कुछ लेवल्स को लूफेंग को क्रॉस करना था। और अगर लू फेंग सेकंड कंडीशन के अंदर 10,000 गेम्स को सॉल्व कर देता है तो डेफिनेटली उसको इस टाइटल्स के द्वारा सम्मानित कर दिया जाएगा। मतलब पहली कंडीशन ये थी कि उसके 90,000 टाइम जीन लेवल होना चाहिए और ये उसका लॉ मास्टरी के ऊपर होना चाहिए, ना कि ट्रू गॉड के ऊपर। और सेकंड कंडीशन उसकी ये थी कि उसको 10,081 गेम्स को सॉल्व करना था राइनोरस एम्परर गेम। अगर वो ऐसा कुछ कर लेता है और वो सील हो जाता है तो उसे काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे कि उसका जो स्टेटस है वो ऑर्डिनरी, वो जो जनरल्स है उन 4 जनरल्स के बराबर के अंदर हो जाएगा, इवन थॉट उनसे भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि ये जो पूरा पूरा वर्ल्ड ऑफ जीन है वो उन 4 जनरल्स के द्वारा ही लीड किया जाता था फिलहाल। तो लू फेंग इन सारी कंडीशंस को सुनता है तो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो पूछता है ये सारी कंडीशन किसने बनाई है। तो वो बुढ़ा लू फेंग को बताता है कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ने इन सारी कंडीशंस को बनाया। लू फेंग शॉक इसलिए था क्योंकि इवन एशियंट सिविलाइजेशन के अंदर भी 90,000 टाइम जीन लेवल करना एक तरीके से लगभग इम्पॉसिबल था और वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और रही बात उन 4 जनरल्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन उसके बाद भी उनका 90,000 टाइम जीन लेवल नहीं होगा, ऐसा लू फेंग सोचता था। और इसके साथ साथ जो लू फेंग था उसे लगभग लगभग 10,081 गेम सॉल्व करने थे जो कि उसने पहले डोंगडोंग रिवर के इनहेरिटेंस के अंदर भी किए थे राइनोरस गेम के। और ये सारी चीज़ें उसको बस लॉ मास्टर जब वो होगा वो करते हुए करनी थी। मतलब वो ट्रू गॉड नहीं बन सकता, उसे बस लॉ मास्टर के कंडीशंस के ऊपर ही ये सारी कंडीशंस को कंप्लीट करना था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस बुड्ढे से पूछता है कि तुमने 2 पाथ्स कहे थे, मतलब 2 रास्ते कहे थे, दूसरा रास्ता कौन सा है। उसी के बाद वो जो गोल्डी विंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारे जो मास्टर थे गोल्डी किंग, द ग्रेट गोल्डी किंग, उनको पता था ऑलरेडी कि ये जो फर्स्ट पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और शायद से कोई भी इसे कर ना पाए, इसलिए उन्होंने सेकंड पार्ट भी बनाया था। इसी के साथ वो कहता है कि ये एक सीलिंग टास्क है जो कि मिलिट्री के द्वारा हेल्ड कराया जाता है और इसके अलावा अगर तुम्हें कोई और दूसरा टास्क चाहिए तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट मिलिट्री का लहरा जो कि मिलिट्री की तरफ से टास्क मिलता है उसके लिए। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो उससे पूछता है अच्छा इस टास्क का जो डेथ रेट है वो कितना है। कहता है हर एरा के अंदर लगभग लगभग 90% लोग, मतलब काफ़ी सारे सोल्जर्स इसके अंदर आते हैं
और उनके अंदर से जो 90% होता है वो सब मर जाता है। बस जो 10% लोग बचते हैं वही ज़िंदा रह पाता है, और वो जो 10% लोग ज़िंदा है उनके अंदर से भी आज तक कभी भी किसी ने भी इस टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है कि मतलब इस एंडलेस एरा के अंदर 90% रेट मतलब डेथ रेट है, और उसके अंदर से भी 10% लोग हैं जो सर्वाइव कर पाए, और वो भी फेल हो गए टास्क को कंप्लीट करने के लिए। आखिर ये टास्क किस तरीके का होगा? वो बुड्ढा लू फेंग की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुम पाइथन रिवर आर्मी से हो, तुम टास्क के लिए अप्लाई कर दो, और उसी के साथ जब भी वो नेक्स्ट टास्क का पीरियड आएगा हम तुम्हें बता देंगे, और तब तक तुम अपने आप को ट्रेन करते रहो। बुड्ढा लू फेंग को ये भी कहता है कि इससे पहले कि तुम उस टास्क के अंदर जाओ, तुम कुछ इनकॉग्निशन लेवल के बेसिक टास्क को कंप्लीट करो, ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि वो जो टास्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, और लगभग लगभग 90% लोग उसके अंदर मर जाते हैं जो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है। इसी के बाद हम लोग को एक जाइंट लेक देखने के लिए मिलता है, और उसी जाइंट लेक के पास हम लोग को एक स्ट्रेंज बीस्ट देखने के लिए मिलता है। ये बीस्ट और कोई नहीं है, वही था, वही लू फेंग का वेट कर रहा था, क्योंकि लू फेंग वहाँ पे मिलिट्रिकल पॉइंट्स एक्सचेंज करने के लिए गया था, तो वही को ऐसा लग रहा था कहीं ये जो बंदा है ये सारे के सारे ट्रू गॉड लेवल के कॉप्स के पॉइंट एक्सचेंज ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो वही को एट द एंड मरना पड़ेगा, क्योंकि उसका मिशन कंप्लीट नहीं था अभी तक। वो मनी मन कहता है कि मिल्की वे, मेरी जो ज़िंदगी है वो तुम्हारे ऊपर है, मेरे पास काफ़ी सारे वैल्यूएबल्स हैं, और अगर तुम्हें वैल्यूएबल चाहिए तो तुम्हें जितने वैल्यूएबल चाहिए मैं उतने सारे तुम्हें देना चाहता हूँ, बस बस मेरे लिए एक ट्रू गॉड की बॉडी रख लेना प्लीज़। ये जो लू फेंग होता है वो फाइनली वो जो बड़ा सा दुकान वाला एरिया होता है उसके बाहर आता है, बाहर आते ही वही लकीज लू फेंग को देखता है और वो उसकी तरफ उड़ते हुए जाता है। मिल्की वे वही की तरफ देखता है और कहता है कि रुको यार, मेरे को ज़्यादा परेशान मत करो, पहले नीचे जाओ, आराम से नीचे जाके बात करेंगे। वही वही भी कहता है हाँ ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उसी के बाद वही मुंह बंद करते हुए लू फेंग के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इसी के साथ साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो वही था वो लू फेंग को थोड़ा बहुत मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था, और वो लू फेंग को बता रहा था कि हम दोनों दोस्त हैं, हम यहाँ पे साथ में आए, हमें अपनी पावर बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए, इस टास्क में ऐसा होता है उसमें वैसा होता है। और वो लू फेंग को जनरली मतलब एक मक्खन सा लगा रहा था। लू फेंग उसे कहता है कि बस करो, मुझे इस तरीके से फ्लटर करना बंद करो, तुम्हारे रही बात तुम्हारे ट्रू गॉड के कॉप्स की, तो तुम्हारा शेयर मैंने रखा हुआ है। इसी के बाद वो जो बंदा होता है वो एकदम से खुश हो जाता है, लेकिन स्टिल वही को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो नॉर्थर्न ट्रू ओशन का चाइल्ड था, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरीके से लू फेंग से बातें सुननी पड़ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था इन सब चीज़ों में। इसी के बाद जो वही होता है वो लू फेंग से कहता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे देने के लिए क्या क्या लाऊँ। वही जो होता है वो अपना हाथ लंबा करता है, उसका हाथ लंबा करते ही एक बहुत बड़ा सा आर्मर पूरे के पूरे एरिया को कवर कर लेता है। ये जो आर्मर होता है ये भी ट्रू गॉड लेवल का ही आर्मर होता है। वही लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जो आर्मर है ये पाइथन रिवर आर्मी से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। लू फेंग उस आर्मर की तरफ देखता है और देख के पूरी तरीके से उसको मतलब इग्नोर कर देता है। वही ज़्यादा सरप्राइज नहीं था, उसको पता था कि ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है कि लू फेंग एक ट्रू गॉड लेवल के आर्मर से ही इस बात के लिए मान जाएगा। इसलिए इसके बाद जो ट्रू वही होता है वो धीरे धीरे करके अपना असली सामान बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है। वो एक ट्रू गॉड लेवल की शिप बाहर निकालता है। इसी के बाद लू फेंग उस शिप की तरफ देखता है और ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वही थोड़ा सा शॉक होता है कि ये लू फेंग है क्या चीज़, मतलब एक ट्रू गॉड लेवल की शिप भी उसको ऐसी लग रही है। एक्चुअल में जो लू फेंग था उसे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन लू फेंग ये भी जानता था कि ये जो सामने वाला पर्सन है ये बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब ये नॉर्थर्न ट्रू ओशन मास्टर का बेटा है, तो डेफिनेटली इसके पास काफ़ी सारे ट्रेजर्स होंगे। सो इतना आसानी से लू फेंग इसको ये नहीं देने वाला था, वो डेफिनेटली इसको काफ़ी ज़्यादा लूटने वाला था। वो ही लू फेंग की तरफ देखता है और इसे कहता है कि ये जो स्पेसशिप है ये लगभग 50,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के आसपास की है, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी खासी डील है। इसी के बाद जो वही होता है वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि लू फेंग कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। इसी के बाद जो वही होता है वो वापिस से अपने हाथों को फैलाता है और काफ़ी सारे वेपन्स और आर्मर आ जाते हैं बाहर। वो कहता है ये वो सारे वेपन्स और आर्मर है जो कि मुझे 9 स्मोक मार से मिले थे। और इसी के अलावा वही अपने हाथों से एक ब्रेसलेट और अपने क्लॉज भी निकाल के रख देता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी जो लू फेंग होता है वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। इसके बाद वही लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है क्या ये सारी चीज़ें इनफ है। लू फेंग वही की तरफ देखता है और कहता है नहीं। लू फेंग जानता था कि जो वही है वो अभी भी उससे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहा है, और वही जो है वो नॉर्थर्न ट्रू ओशन का बेटा है, तो डेफिनेटली उसके पास काफ़ी सारी वेल्थ होगी, लेकिन वही अभी तक अपनी सारी चीज़ें निकालना नहीं चाहता। पर जो वही होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो गुस्से में लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है
कि देखो अब मैं ऐसी चीज़ बाहर निकालने वाला हूँ जो कि मैंने अभी तक कभी बाहर नहीं निकाली है और ख़ासकर इस वर्ल्ड के अंदर तो नहीं निकाली है। सो अगर मैं वो वैल्यूएबल तुम्हें देता हूँ तो मैं अपनी शिप तुम्हें नहीं देने वाला। जब लू फेंग ये बात सुनता है तो डेफ़िनेटली उसके मन के अंदर थोड़े से लड्डू उछलने लग जाते हैं, क्योंकि उसे डेफ़िनेटली पता चल जाता है कि अभी वही जो भी चीज़ निकालने वाला है वो डेफ़िनेटली इस शिप के कंपैरिज़न के अंदर महँगी है। इसलिए लू फेंग वही की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हाँ भाई निकाल, निकाल जल्दी से निकाल। कुछ ही टाइम के अंदर गाइस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो वही होता है वो कोई ऐसी चीज़ निकाल देता है। डेफ़िनेटली लू फेंग उस चीज़ को देखते हुए थोड़ा-सा खुश हो जाता है और इसके बाद जो वही होता है वो और अपनी प्राइस नहीं बढ़ाता और लू फेंग भी ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देता और वो डेफ़िनेटली इस चीज़ को लेके खुश हो जाता है और इनकी जो डील होती है कंप्लीट हो जाती है। इसी के बाद जब ये डील कंप्लीट हो जाती है तो लू फेंग सोचता है कि ये सच्ची में ये वर्दी है नॉर्थर्न ट्रू ओशन का मास्टर का बेटा होने के लायक, क्योंकि डेफ़िनेटली इसने जो चीज़ मुझे दी है ये सच्ची में काफ़ी अच्छी खासी है। लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा कम दाम के अंदर काफ़ी बड़ी चीज़ मिल चुकी थी। अगर वही के जान की बात नहीं होती तो डेफ़िनेटली वही इस चीज़ को कभी भी नहीं निकालता। लू फेंग को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर लॉ मास्टर के वेपन्स और आर्मर और उसके साथ साथ एक ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर मिल गया था। और जो ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर जो कि लू फेंग ने वही से लिया था, इसका नाम था 7 सीरिंग फ्लाइंग आर्मर। ये जो आर्मर था इसकी खासियत ये थी कि ये जितनी भी चीज़ें थी अटैकिंग, फाइटिंग, डिफेंस वगैरह सारी चीज़ों के अंदर एवरेज सा था, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये सर्वाइवल और एस्केप के लिए था। और इसकी जो कीमत थी वो लगभग 1,20,000 मिलिटिकल क्रेडिट्स के आसपास की थी। मतलब ऐसे समझ सकते हो 12 ट्रू गॉड के क्रॉप्स जितनी। वही ने सोचा था कि अगर वो इतने सारे ट्रेजर्स अपने साथ यहाँ पे लेके आएगा तो डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें है वो उसको मिशंस के लिए काम आएगी। लेकिन वही ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे बस एक ट्रू गॉड के कॉप के लिए इतनी इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ें एक्सचेंज करनी पड़ेगी। लेकिन गाइस अभी वही के भी जान के ऊपर थी, तो इसलिए वही भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था, तो उसे अपनी वो इतनी ज़्यादा प्रीशियस आर्मर देनी पड़ी। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि जो लू फेंग था वही की डील होने के बाद भी और लू फेंग ने एक ट्रू गॉड का कॉप ऑलरेडी एक्सचेंज कर लिया था, तो अभी भी उसके पास 30 से ज़्यादा ट्रू गॉड्स के कॉप थे। तो लू फेंग को ज़्यादा मतलब जल्दबाजी नहीं थी कि उसे इतने सारे ट्रू गॉड के कॉप्स के साथ क्या करना है। तो लू फेंग आराम से सब चीज़ें कर रहा था और वैसे भी जो लू फेंग था उसे लगातार मैसेजेस आ रहे थे काफ़ी सारे लोगों के, जो लू फेंग से ट्रू गॉड के कॉप्स मांगने के लिए तैयार थे और वो लू फेंग के साथ काफ़ी सारे ट्रेड और काफ़ी सारी डील करने के लिए तैयार थे। इसलिए लू फेंग सोच रहा था कि वो इन सारे ट्रू गॉड के क्रॉप से काफ़ी कुछ अर्न कर सकता है, मतलब वो अपना एक काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा धंधा खोल सकता है। क्योंकि गाइज अभी ये जो ट्रू गॉड के कॉप्स है ये सब लोगों के लिए एक लाइफ टोकन की तरह है और लू फेंग काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल कर करके उनके काफ़ी सारी चीज़ें हथिया सकता है। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी थे जो लू फेंग के लिए लाइफ टाइम सर्व करने के लिए तैयार हो गए थे, वो लू फेंग के नौकर बनने तक के लिए तैयार हो गए थे। वो कह रहे थे अगर लू फेंग के एक आदेश के ऊपर लू फेंग कहेगा कि वो कैप्टन को मारना चाहता है तो वो एक ही आदेश के ऊपर कैप्टन को मारने के लिए चले जाएंगे। मतलब एक तरीके से वो लू फेंग के स्लेव बन के रहेंगे। इसी के साथ जो लू फेंग था उसने एक खुले आम एक डील सेटल कर ली थी कि मैं बस तभी ट्रू गॉड के कॉप्स एक्सचेंज करूंगा जब कोई मुझे कोई भी ऐसा ट्रेजर दे जिसकी कीमत लगभग 1 लाख मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के आसपास की हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कोई ट्रेजर नहीं है जो कि इतना महंगा हो तो फिर मुझे घंटा भी परवाह नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी की या फिर मौत की। जब सब लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो डेफिनेटली वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सब लोगों को लग रहा था कि ये लू फेंग इतना ज़्यादा लालची कैसे हो सकता है करके। मतलब लिटरली इतना ज़्यादा लालच कौन कोई दिखा सकता है। वही लू फेंग को इन सारी चीज़ें घंटा भी मतलब नहीं पड़ता था, क्योंकि लू फेंग के लिए काफ़ी अच्छा खासा टाइम था जब वो काफ़ी सारे ट्रेजर्स अर्न कर सकता था। सो इसलिए लू फेंग जो था वो अपना धंधा आराम से कर रहा था और लोग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मजबूर थे और उनकी जान पे बात आ चुकी थी तो डेफिनेटली अपनी जान के लिए वो 1 लाख के आराम जो मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के ट्रेजर थे वो भी देने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो लगभग एक पूरा साल लगा देता है कल्टीवेशन और बाकी सब चीज़ों के अंदर, लेकिन स्टिल एक पूरे साल के अंदर एक भी डील ऐसी नहीं थी जो कि सक्सेसफुल हुई हो। लेकिन स्टिल लू फेंग काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी टाइप का था, मतलब थोड़ा सा लालची बन चुका था, तो लू फेंग को घंटा भी परवाह नहीं थी। लू फेंग सोचता है कि इन लोगों को जब ज़रूरत होगी, जैसे जैसे ये मिशन खत्म होने का टाइम पीरियड क्लोज आता जाएगा वैसे ही ज़्यादातर लोग उसकी तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए लू फेंग को अभी टाइम की ज़्यादा कोई चिंता नहीं थी और लू फेंग को इतने ज़्यादा जल्दी अपने ट्रू गॉड्स के कॉप्स को भी सेल नहीं करना था और ना ही उसे मिलिट्रिकल पॉइंट्स के थ्रू एक्सचेंज करना था। लू फेंग का जो प्लान था वो ऐसा था कि जैसे कि अभी उसने वही से 7 सीरिंग फ्लाइंग आर्मर लिया जो कि 1,20,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के आसपास का है, ऐसे ही वो और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेके आएगा, मतलब और भी काफ़ी सारे ऐसे ट्रेजर जो कि 1 लाख के अराउंड के है। और जब इतने सारे ट्रेजर्स लू फेंग को मिलिट्रिकल क्रेडिट से मिल जाएंगे तो उन सारे ट्रेजर्स को वो मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के थ्रू एक्सचेंज कर लेगा और फिर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स लेगा, जैसे कि गोल्डन क्लॉ गॉड जो कि लू फेंग को
काफ़ी अच्छा लगा था, जो कि लगभग लगभग 4 लाख मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के आसपास था। और इसी के बाद रिमेनिंग मिलिट्रिकल क्रेडिट्स के साथ लू फेंग अपने लिए एक डोमेन टाइप का सुप्रीम ट्रू ट्रेजर भी लेना चाहता था। इसीलिए जो लू फेंग था, जो लू फेंग को 7 सीरिंग आर्मर मिला था, उसको लू फेंग एक्सचेंज कर लेता है और उसके मदद से लू फेंग गोल्डन क्लॉ गॉड को ले लेता है। जो गोल्डन क्लॉ गॉड था ये वूकी गॉड जैसा ही कुछ कुछ था, लेकिन उसके कंपैरिजन के अंदर पावर लेवल के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन इसलिए काफ़ी अच्छा खासा था और लू फेंग को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। लू फेंग ने इस गोल्डन आर्मर को पहना था तो वो पूरी तरीके से एक गोल्डन मैन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था, मतलब एक गोल्डन मॉन्स्टर के जैसा। और ये जो गोल्डन मॉन्स्टर था, इसके फेस के ऊपर एक गोल्डन कलर का मास्क भी लगा हुआ था। साथ लू फेंग के गोल्डन पेयर ऑफ लेग्स और हाथ वगैरह पंजे वंजे वो पूरी तरीके से गोल्ड मैन बन चुका था, मतलब वो अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के अंदर था ना, इसलिए। इसी के साथ साथ कुछ ही टाइम के अंदर जो लू फेंग होता है, वो ये जो गोल्डन क्लॉ गॉड होता है, इसको पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है और इसकी मदद से जो लू फेंग 9 टायर के अटैक जितनी पावर को जनरेट करता था, तो वो एक 11 टायर का अटैक बन जाता था। इसी तरह लू फेंग सोचा था कि इस चीज़ के साथ साथ जो लू फेंग है वो ऑलरेडी पूरी के पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। और रही बात वर्ल्ड ऑफ जिन की, तो जो लोग एशियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और जो यूनिवर्स ओशन से है, शायद से लू फेंग उन सब के कंपैरिजन के लेवल का हो चुका था, ऐसा लू फेंग अपने आप को समझता था। इसके साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग लगभग 5600 ईयर्स हो चुके थे जब से लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आया था, और वही जो होता है वो लू फेंग के करीब आता है और लू फेंग के कान के अंदर जाके एक चुगली बताता है उसे कि मिल्की वे क्या तुम्हें पता है जो कैप्टन और बाकी सारी चीज़ें वो सब वापस से आ चुके हैं। जब लू फेंग इन सब चीज़ों के बारे में सुनता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एक एरा तक का टाइम लोगों को दिया गया था मिशन कंप्लीट करने के लिए, और जिनको एक एरा का मतलब नहीं पता उनको बता दूँ 10,000 साल के करीब का, और अभी आधा टाइम ऑलरेडी हो चुका था। और लू फेंग तभी पूछता है, अच्छा मैं तो इन सब चीज़ों के बारे में भूल ही गया था, अभी वो कैसे है। इसी के साथ वही कहता है कि सब लोग सब तरफ एकदम से हाहाकार मचा हुआ है करके, जिसे देखो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन के अंदर है। ज़्यादातर लोग जो है वो मारे गए, इवन जो यू लाव है वो भी मारा जा चुका है। कूफा बड़ी मुश्किल से अपने आप को जिंदा वापस लेके आ पाया। जब लू फेंग को पता चलता है कि वो जो 3 टीम्स थी उनके अंदर से जो एक का लीडर था यू लाव वो भी मर चुका है, तो डेफिनेटली वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था। इसी के साथ साथ वो बताता है कि इन तीनों की शायद से आपस में लड़ाई हो रही थी, मतलब कैप्टन, यू लाव और कूफा। जो कैप्टन था वो कूफा और यू लाव के ऊपर अटैक कर दिया था और डेफिनेटली उनको मौत के मुंह में ढकेल दिया था। यू लाव मर जाता है, लेकिन कूफा जैसे तैसे करके अपने आप को सर्वाइव कर पाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से जो कैप्टन है स्टिल उसको काफ़ी सारी कुछ चीज़ें मिल चुकी थी। इसी के साथ काफ़ी सारे जो वॉरियर्स थे वो लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। उन्होंने तो अपने मन के अंदर पहले ही सोच लिया था कि वो लू फेंग की कभी भी इज्जत नहीं करने वाले। डेफिनेटली वो लू फेंग से डरते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि लू फेंग ने किस तरीके से ट्रू गॉड लेवल के वॉरियर्स को मारा था। इसी के साथ लू फेंग कहता है कि चलो ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो बस एक पासिंग ट्रेवलर हूँ। मैं होप करता हूँ कि जब तक मैं वर्ल्ड ऑफ जिन को छोड़ूँ तब तक ये लोग सब जिंदा रहे। सच्ची बोलो तो लू फेंग को इन सब चीज़ों की घंटा भी परवाह नहीं थी। लू फेंग को ना ही किसी की ज़िंदगी की परवाह थी, ना ही किसी के मौत की। लू फेंग तो फिलहाल इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस उस टाइटल को रिसीव करने में लगा रहा था, वो जिन टाइटल, और उसके लिए लू फेंग ने अप्लाई भी कर दिया था और उसके अंदर बस 10% का सर्वाइवल चांस था। तो लू फेंग अपने आप को जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त जो लू फेंग था वो एब्सोल्युटली टॉप 1000 मोस्ट टॉप नॉच एलाइट वॉरियर्स के अंदर आता था। इसी के साथ साथ जो लू फेंग था उसके पास अपनी बॉडी को भी डिवाइड करने का टैलेंट था, मतलब लू फेंग के पास इस वक्त अपने पास 2 बॉडीज थी। तो लू फेंग सोचता था कि अगर वो इस मिशन के अंदर फेल भी हो जाता है फिर भी उसे कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी दूसरी बॉडी है। सो इसलिए लू फेंग इस मिशन को जल्दी से जल्दी ट्राई देना चाहता था। इसी के साथ साथ गाइस टाइम बीतते रहता है और कुछ टाइम के अंदर लगभग एक एरा का टाइम भी बीत ही जाता है। इस एक एरा के टाइम के अंदर वो जो मैसिव ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म था वो अभी भी यूनिवर्स ओशन के अंदर ही था, और काफ़ी सारे जो ग्रेट बींग्स थे अलग अलग पावर्स थे वो अभी भी अंदर वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आते जा रहे थे। और जिस तरीके से लू फेंग ने यहाँ पे अंदर आने के बाद काफ़ी कुछ अचीव किया था, ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था, लेकिन स्टिल लू फेंग जितना अभी तक कोई अचीव नहीं कर पाया था। डेफिनेटली लू फेंग वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर आने के बाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन बन चुका था पूरे की पूरे यूनिवर्स ओशन का। लू फेंग का रिमोट ओशन बॉडी हम लोगों को ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे लू फेंग के साथ काफ़ी सारे वॉरियर्स देखने के लिए मिल सकते थे। ये सारे यूनिवर्स मास्टर्स थे। लू फेंग इन सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि देखो मैं तुम सब लोगों को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आना, मैं तुम्हें ईस्ट आर्मी मिलिट्री कैंप तक छोड़ दूंगा, उसके आगे तुम्हें कुछ टेस्ट देने पड़ेंगे, और तुम्हें पता है कि मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए किस तरीके के डेंजर है, तो उन सब चीज़ों के बारे में मुझे तुम्हें बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद एक बार तुम आर्मी के अंदर एंटर कर जाते हो तो इसके बाद जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं रह पाओगे।
इसी के साथ काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर हाँ, हाँ के अंदर मुंडी हिलाते हैं और वो मिल्की वे की तरफ मतलब लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि हमें माफ़ करना कि हम तुम्हें इतना परेशान कर रहे हैं। लू फेंग कहता है नहीं, तुम सब तो अपने भाई हो यार, अपने भाइयों के लिए इतना कुछ करना तो नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जो लू फेंग की जो न्यू रिमोट ओशन बॉडी थी वो ऑलरेडी परफेक्टली लेवल जीन लेवल अचीव कर चुकी थी, तो नेचुरली वो ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी जितनी पावरफुल हो चुकी थी। लू फेंग के रिमोट ओशन बॉडी के साथ साथ हम लोग को प्राइमल चौसिटी लीडर भी देखने के लिए मिल सकते थे। वो लू फेंग से कहते हैं इस बार 36 यूनिवर्स मास्टर पूरे के पूरे होंग अलायंस से इसके अंदर एंटर करने जा रहे हैं, मतलब वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तुम उनकी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। इसी लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी हिलाता है। सब लोग इस वक्त ठीक वो जो ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म था उसी के सामने खड़े थे। अचानक से उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जो उसके अंदर मिनिएचर यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स लाइफ फॉर्म के उसका कलर चेंज होता है और इसके बाद लू फेंग और काफ़ी सारे लोग एक साथ उसके अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ जो लू फेंग था वो अपनी बोट ऑफ मिसिलियम के अंदर काफ़ी सारे लोगों को अंदर लेके जा रहा था। और इसी के साथ क्योंकि लू फेंग के साथ प्राइमल जॉसिटी लीडर भी थे तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एकदम से जो लू फेंग की रिमोट ओशन बॉडी थी वो वीक होना स्टार्ट हो चुकी थी और कुछ ही टाइम के अंदर लगभग लगभग लू फेंग अपनी 80% बॉडी को खो देता है। वही प्राइमल जॉसिटी लीडर लू फेंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है करके, क्योंकि वो लू फेंग के बॉडी के अंदर चेंज होते हुए देखने के लिए मिल सकते थे। वही लू फेंग हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब मैं वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी को कंज्यूम करना पड़ा था और अपनी पावर्स को भी यूज़ करना पड़ा था। तो क्योंकि वो सारी बॉडीज़ मेरी थोड़ी थोड़ी इंजर्ड थी तो मैंने रिमोट ओशन बॉडी के थ्रू उन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत हील कर लिया है। शिफ्ट होता है हम लोग को रैम्पेज डेविल गॉड देखने के लिए मिलता है। रैम्पेज डेविल गॉड इस वक्त अपने पुराने दुश्मन बीच स्टार मास्टर के सामने खड़ा था। वो उसे कहता है कि अभी मैंने काफ़ी सारे कुछ अचीव कर लिया है। इवन थॉट मैं सीक्रेट टेक्निक्स को भी जानता हूँ, ब्लेजिंग गोल्डी पावर्स की, जिसके कारण मेरी जो पावर्स है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी के अलावा मेरे पास काफ़ी सारे सुप्रीम टू ट्रेजर्स भी है। इसी के साथ साथ वो अपनी एक स्पेसशिप भी निकालता है और कहता है ये देखो ये मेरी एक न्यू स्पेसशिप है। पीछे स्टार मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो रैम्पेज डेविल गॉड की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा रूथलेस हो, लेकिन स्टिल तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो, क्योंकि जो ये जो मास्टर था ब्रेचिंग डेविल मास्टर, ये ऑलरेडी अभी 10 टावर तक का अटैक को प्रोड्यूस कर सकता था। मतलब ये टीचर ओरिजिन जितना पावरफुल बन चुका था। इसी के साथ साथ हम लोग को रैम्पेज डेविल गॉड देखने के लिए मिल सकता था, जो अपनी स्पेसशिप लेके किसी का भी यूनिवर्स के अंदर घुस जाता था, किसी के भी मिनिएचर यूनिवर्स को ठोक देता था और फिर छाती ठोक के बोलता था कि मैं रैम्पेज डेविल गॉड हूँ, किसी के अंदर दम है मेरे से टकराने का। और इसी तरीके से वो सब लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि एक लोन वंडरर था और उसकी खुद की कोई रेस नहीं थी, तो डेफिनेटली उसे किसी की कोई परवाह नहीं थी, वो बस अपने बारे में सोचता था। हम लोगों को पर्पल मून होली लैंड का सीन दिखाया जाता है। लगभग लगभग वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर जो तो वो एक जगह पे कलेक्ट हो चुके थे और वो सारे एक साथ वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर करने वाले थे। पर्पल मून होली लैंड के जो एंसेस्टर होते हैं वो इन सब लोगों को कमांड देते हैं कि तुम सब लोगों का जो फर्स्ट गोल है वो यही है कि तुम आर्मी की मदद करो और मिल्की वे हॉडी लीडर को मारो। मिल्की वे हॉडी लीडर को मारने का बस एक ही तरीका है, उसके ऊपर सोल अटैक करो, ताकि अगर मिल्की वे हॉडी लीडर की एक बॉडी भी खत्म होती है तो बाकी सारी बॉडी भी उसकी खत्म हो जाएगी और वो फिर कभी भी रिजोरेशन नहीं कर पाएगा, मतलब वापिस से वो जिंदा नहीं हो पाएगा। इन सब चीज़ों से तुम्हें पहले ये करना है कि उसकी एक्चुअल लोकेशन और बाकी सब चीज़ों को पता लगाना है। इसी के साथ हम लोग को डबल फेस एंसेस्टर और काफ़ी सारे और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि अपने अपने रेस के यूनिवर्स मास्टर को लेते हुए अंदर एंटर करना स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्टिंग में जितने भी लोग यहाँ पे एंटर कर रहे थे तो उनमें से जो ज़्यादातर सर्वाइविंग रेट था वो काफ़ी ज़्यादा कम था, ज़्यादातर लोग मर जाते थे इसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था लोगों को आदत पड़ती जा रही थी, लोग इसी हिसाब से अपने आप को ट्रेन करने लग गए थे। तो अभी ज़्यादातर लोग जो भी इसके अंदर से जाते थे उनमें से लगभग लगभग 60 से 70% जो लोग थे वो जिंदा बच जाते थे। इसलिए यही सबसे बड़ा रीज़न था कि सेकंड यूनिवर्स एरा के अंदर लगभग लगभग 1000 से भी ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर एक साथ वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर एंटर कर रहे हैं और वही फर्स्ट यूनिवर्स एरा के अंदर बड़ी मुश्किल से 100 लोग अंदर गए होंगे। इस साथ हम लोगों को वो 100 यूनिवर्स मास्टर देखने के लिए मिल सकते थे जो कि लू फेंग का पीछे खड़े थे। ये सारे पर्पल मून होली लैंड से थे। जब वो लोग देखते कि अचानक से लू फेंग का जो बोट ऑफ मिसलेम है वो अचानक से गायब हो चुका है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर तभी एंसेस्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लू फेंग कहाँ जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ईस्ट आर्मी को ज्वाइन करने वाला है। तो तुम सब लोगों को एक काम करना चाहिए, तुम में से जो 20 लोग हैं वो नॉर्थ आर्मी की तरफ जाओ, 20 लोग साउथ आर्मी की तरफ, 20 लोग वेस्ट आर्मी की तरफ और बाकी सारे ईस्ट आर्मी की तरफ। इस तरीके से सब लोग अगर चारों डायरेक्शन के अंदर बढ़ जाएंगे तो लू फेंग जहाँ कहीं पे भी होगा तुम लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसी के साथ ऑलरेडी इनकी तरफ से काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर पहले भी अंदर जा चुके थे, तो इन सब लोगों के पास एक जनरल मैप था वर्ल्ड ऑफ जिन का और उस मैप के अंदर उन 4 मेजर मिलिट्री कैंप्स के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल लिखी हुई थी। तो उन सारे डिटेल्स की मदद से वहाँ तक पहुँचना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रह गई थी।
इसी के साथ हम लोगों को जो लो फैंग होता है वो ईस्ट आर्मी मिलिट्री कैंप के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो कि क्रॉस लेग करते हुए बैठा था। तभी जो वही होता है वो लू फेंग की तरफ आता है और वो लू फेंग से कहता है कि ऑलरेडी जो मिशन का टाइम है वो ख़त्म होने के लिए आ गया, और हम लोगों को कम से कम 9 लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी अभी इस मिलिट्री के अंदर ज्वाइन हुए हैं पाइथन ईस्ट आर्मी के अंदर। सो मुझे लगता है कि हमें उन सब लोगों के साथ टीम अप कर देना चाहिए, वो सब लोग हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं करके। जब लू फेंग इन सारी चीज़ों को सुनता है तो डेफिनेटली उसको कोई टीम ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन इसलिए ये सारे लोग नए थे तो लू फेंग इन सब लोगों के ऊपर भरोसा कर सकता था। लू फेंग वही की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इतनी बस ये बात है कि मैं तुम लोगों के साथ किसी दूसरे मिशन के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे कोई और काम है। इसी के अलावा जो लू फेंग होता है वो अपनी खुद की टीम नहीं बनाता, और वो जो नए 9 लोग आए थे लू फेंग उन सब लोगों को कह देता है कि तुम अगर सब लोग चाहो तो कूफा की टीम को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कैप्टन की टीम को ज्वाइन करना है तो तुम अपनी मौत को ही दावत दे रहे हो। इससे अलावा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। जो कैप्टन था वो अपनी टीम के अंदर इन 9 लोगों को ज्वाइन करवाना चाहता था। लू फेंग की बात सुनने के बाद उन 9 में से लगभग लगभग 7 से 8 लोगों ने तो कूफा की टीम को ही ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। और इसी के साथ साथ लू फेंग भी ज़्यादा टाइम पहले यहाँ पे नहीं आया, लेकिन लू फेंग काफ़ी ज़्यादा कम टाइम के अंदर ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। इवन जो मिलिट्री थी वो भी अभी लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना स्टार्ट कर चुकी थी, क्योंकि लू फेंग ने मात्र एक ही मिशन के अंदर इतने सारे मिलिट्रिकल क्रेडिट्स का ट्रेड कर चुका था ऑलरेडी, कि मिलिट्री अभी लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रखने लग गई थी। और उन्होंने ये भी देखा था लू फेंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पावरफुल बनते जा रहा है, इसलिए जो कैप्टन था वो भी लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा डरता था मन ही मन, लेकिन वो ये सब दिखाता नहीं था। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो वहाँ से चला जाता है और लू फेंग गोल्डी किंग वैली चला जाता है। गोल्डी किंग वैली ये वही जगह होती है जहाँ पर हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग रहा करते थे पास्ट के टाइम में। लू फेंग कहता है कि उसका जो मिशन है टाइटल का, सील टाइटर का, वो यहीं पे होने वाला है। इसी साथ लू फेंग को वो मिशन भी पता चल गया था। गाइज ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वुकी टावर नाम की एक जगह थी, उसके अंदर लगभग लगभग 9 से 10 फ्लोर्स थे। और जो भी पर्सन इस मिशन के अंदर, मतलब उसका मिशन बस सिंपल सा था, किसी भी पर्सन को 9th फ्लोर तक सर्वाइव करते हुए जाना था, और जो भी बंदा 9th फ्लोर तक चला जाता है उसे इस टाइटल के द्वारा सील कर दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ उसे 10,000 मिलिट्रिकल क्रेडिट्स भी दिए जाएंगे। वैसे तो ये जो 10,000 मिलिट्री क्रेडिट्स है ये कुछ भी नहीं थे, क्योंकि जब भी वो बंदा वापस से लौटेगा तो वो पूरी तरीके से एक टाइटल के द्वारा सील कर लिया जाएगा, जिसके कारण उसे काफ़ी सारे स्पेशल बेनिफिट और प्रिविलेजेस मिलेंगे। इसी के साथ वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन भी देखने के लिए मिल सकती थी वूकी टावर के बाहर। वहाँ पे एक बीइंग आता है, वो सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम सब लोग को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, ये जो मिशन है ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आते हैं वो सारे टॉप नॉच लॉ मास्टर्स हैं, जो कि 4 आर्मीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड ऑफ जिनके अंदर। और इन सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन स्टिल इसके बाद भी मैं आपको लोग बताऊँ यहाँ का जो डेथ रेट है वो लगभग लगभग 90% का है। बस 10% लोग यहाँ से ज़िंदा बच पाते हैं। तो अभी भी अगर किसी को पीछे जाना होगा तो वो जा सकता है। इसी तरह लू फेंग इन सारी चीज़ों को सोचते हुए बस मन ही मन ये सोच रहा होता है कि जिस मोमेंट के अंदर लू फेंग मरता है उसी मोमेंट के अंदर उसका जो गोल्डन क्लॉ गॉड, उसका बोट ऑफ मेसिलियम, ब्लड गूज ब्लेड, पाइथन रिवर का वो जो आर्मर जो कि उसको यहाँ पे आने पे मिला था, ये सारी चीज़ें उसे छिन जाएगी, और ये सारी चीज़ें बाकी के वॉरियर्स रख लेंगे। और इसी के साथ साथ जो लू फेंग होगा वो बस एक हंसी का पात्र बन के रह जाएगा पूरे के पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स में। वही दूसरी तरफ हम लोगों को कैप्टन देखने के लिए मिल सकता था। कैप्टन, कूफा और ये सारे लोग बाकी दूसरी जगहों के ऊपर थे जो कि डिजास्टर लेवल के मिशन के लिए जाने वाले थे। वो जो कैप्टन होता है वो उन 9 लोगों को देखते हुए कहता है कि ये जो मिशन है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तुम सब न्यू रिक्रूट्स हो, अगर तुम कोई ज़्यादा गलती वलती नहीं करते और अच्छी तरीके से मुझे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली इस मिशन को भी हम पार कर लेंगे। पिछले बार का मिशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, उसके बाद भी हम सब सर्वाइव कर गए थे। अगर इस बार तुम 9 के 9 लोग मुझे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तुम लोग भी ज़िंदा रह सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है, तुम हमारी टीम के अंदर आ सकते हो, हम तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो तुम अभी तक इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो? वो जो वॉरियर्स थे ऑलरेडी लू फेंग की वार्निंग को सुन चुके थे और वो अभी भी कूफा को ही फॉलो करना चाहते थे। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो 9 के 9 न्यू रिक्रूट जहाँ पे आए थे वो सारे के सारे कूफा की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके अलावा जो वो ही था वो भी कूफा की टीम को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि जो लू फेंग था वो ऑलरेडी अपने टाइटल को रिसीव करने के लिए जा चुका था। इसी जगह पे हम लोगों को लू फेंग भी देखने के लिए मिल सकता था, जहाँ पे सब लोग लू फेंग की तरफ देखते हैं और जो कैप्टन के लोग होते हैं वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लू फेंग तुम क्या चाहते हो, क्या तुम हमारे कैप्टन के साथ दुश्मनी करना चाहते हो? वही लू फेंग उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा कैप्टन उसके लायक भी है कि वो मेरा दुश्मन बन सके।
इसी के साथ इन सब लोगों के एक्सप्रेशन एकदम से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और वो लोग जानते थे कि लू फेंग के सामने ज़्यादा कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो सब ये सारी चीज़ों को जानते थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और उस वार्म होल के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसी के साथ-साथ जो कैप्टन के लोग होते हैं, वो कैप्टन से कहते हैं कि कैप्टन, हम मिल्की वे को इसी तरीके से नहीं छोड़ सकते करके। तभी कैप्टन कहता है, हमें उसके मुँह नहीं लगना चाहिए इस वक़्त, क्योंकि इस वक़्त हमारी टीम के अंदर बस 10 से मतलब 10 से 11 ही लोग हैं और जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो कूफा की टीम के अंदर है। गाइस, क्योंकि कूफा की टीम के अंदर पहले भी काफ़ी सारे लोग थे और अभी जो नॉन न्यू रिक्रूट्स आए थे वो भी कूफा की टीम के अंदर जॉइन कर चुके थे। सो ऑलरेडी कूफा और कैप्टन की किसी की नहीं बनती थी, तो ये लोग ऑलरेडी एनिमीज़ थे और उसके साथ साथ लू फेंग भी था। इसलिए कैप्टन अपने लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि अभी हमें लू फेंग की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और इस वक्त कूफा की टीम के अंदर सबसे ज़्यादा लोग हैं। अगर इन सब लोगों ने मिलकर एक साथ हमारे ऊपर हल्ला बोल कर दिया तो हमारा जिंदा बचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वही दूसरी तरफ हम लोग को पर्पल मून वाली लैंड के भी काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि अभी अभी लू फेंग को ढूंढ रहे थे। उन सब लोगों को पता था लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग सोच रहे थे कि मे बी जो लू फेंग है वो किसी स्पेशल आर्मी के अंदर ही होगा। तो वो ब्लड और चाहे आर्मी और ऐसी काफ़ी सारी जो पावरफुल आर्मीज होती थी, जो स्पेशल आर्मी ट्रूप्स होते थे, उन आर्मीज़ के अंदर देखना स्टार्ट कर चुके थे। इसी के साथ करीबन करीबन जो 10 यूनिवर्स मास्टर थे जो पर्पल मून होली लैंड से थे, उन्होंने पाइथन रिवर आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और वो इस वक्त लू फेंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी नज़र रख रहे थे। इसी के साथ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो लू फेंग था वो इस मिशन के लिए नहीं जाने वाला था और वो टाइटल को सील कराने के लिए जाने वाला था और ऑलरेडी लू फेंग उस प्लेस को भी विजिट करके आ चुका था जहाँ पे उसको मिशन मिलने वाला था। वहाँ पे एक वूकी टावर गॉड था, तो इसलिए अभी तक लू फेंग वहाँ पे गया तो नहीं था। इस वक्त लू फेंग उसी जगह के ऊपर था जहाँ पे कूफा, कैप्टन और बाकी सारे लोग उस वार्म होल के अंदर एक डिजास्टर लेवल के मिशन के लिए जाने वाले थे। वही जो वही और कूफा होता है, वो वार्म होल के अंदर एंटर करने से पहले लू फेंग से बस इतना ही पूछता है कि लू फेंग उन लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहा। लू फेंग बस उन लोगों को एक सिंपल सा आंसर दे देता है कि उसके पास बाकी के और भी काम है, तो इस बार वो इस मिशन के अंदर नहीं जाने वाला। इसके बाद जब वो सब लोग वार्म होल के अंदर एंटर कर जाते हैं, लू फेंग वहाँ से चला जाता है। जब लू फेंग वहाँ से जा रहा होता है, वो देखता है कि उसके पीछे लगभग लगभग 10 यूनिवर्स मास्टर्स आ रहे हैं और जब ये जो 10 यूनिवर्स मास्टर होता है वो लू फेंग को देखते हो तो उससे ये एक ऑर्डिनरी सा वॉरियर है, तो जो हमारे एंसिस्टर है वो इस लू फेंग के पीछे इस तरीके से क्यों पड़े हुए हैं करके। लेकिन तभी जो लू फेंग होता है एकदम से वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो सोचता है कि इनके अंदर से आने वाला ऑरा मेरे को इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। डेफिनेटली गाइस, लू फेंग के साथ जितने भी लोग यूनिवर्सिटी के अंदर से यहाँ पे आए थे, लू फेंग उन सब लोगों को जानता था, मतलब जानता तो नहीं था लेकिन उन सब लोगों के ऑरा को लू फेंग फील करता सकता था। तो डेफिनेटली अगर उनमें से कोई भी पर्सन होता तो लू फेंग को पता चल जाता क्यों। लेकिन ये जो ऑरा है ये कुछ नया नया सा लग रहा था, लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल लग रहा था। लू फेंग समझ जाता है कि ये जो ऑरा है ये पर्पल मून होली लैंड का ऑरा है और ये कोइंसिडेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ लू फेंग स्पेसशिप को मैनिपुलेट करता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से स्पेस के अंदर गायब हो जाता है। इसी के साथ वो वॉरियर देखते हैं कि एकदम से लू फेंग गायब हो जाता है, जिसके बाद वो सब लोग वापस से पर्पल मून होली लैंड के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो एंसिस्टर को बता देते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में। एंसिस्टर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसी के बाद एंसिस्टर पूछता है क्या तुम लोगों को श्योर है कि वो लू फेंग ही था। वो लोग हाँ के अंदर मुंडे हिलाता है। एंसिस्टर स्माइल करने लग जाता है और कहता है चलो आखिर ये तो पता चला कि जो लू फेंग है वो पाइथन रिवर आर्मी का ट्रूप के मेंबर है। और इसी के साथ साथ लू फेंग के बारे में बाकी की इन्फॉर्मेशन निकलना भी ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं हो गई थी, क्योंकि लू फेंग पाइथन रिवर आर्मी का मेंबर था। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग लू फेंग के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। और इसी के साथ जो एंसिस्टर होता है वो कहता है फिलहाल तुम्हें लू फेंग का पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करो मिलिट्री कैंप के अंदर ही, वो वहाँ पे वापस से ज़रूर आएगा। जब वो वापस से आएगा इसके बाद हम लोग अपना किलिंग मिशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ साथ एंसेस्टर उनको ये कहता है कि अगर इस वक्त तुम ज़्यादा अगर हल्ला मचाते हो या फिर ज़्यादा लू फेंग के पीछे करते हो तो उसको पता चल जाएगा और होंग अलायंस के लोग लू फेंग को बता देंगे। एक बार लू फेंग को पता चल गया तो मे बी वो यहाँ से भाग सकता है और वो एस्केप भी कर सकता है, तो हमें आराम से वेट करना चाहिए। लू फेंग के लिए ट्रैप बिछा के रखना चाहिए मिलिट्री के कैंप के अंदर। एक बार वो वहाँ पे आ जाए इसके बाद तुम 10 के 10 लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देना, उसको भागने का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। और गाइस, ये जो 10 यूनिवर्स मास्टर थे ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूनिवर्स मास्टर थे, इसलिए ये लोग पाइथन रिवर आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो पाए थे। तो डेफिनेटली अगर ये 10 के 10 लोग पर्पल मून होली लैंड से थे तो डेफिनेटली इन लोगों को लू फेंग को मारने के लिए ट्रेन किया गया होगा। सो ये सब लोग सोल अटैक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को काफ़ी सारे बाकी के अलग यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इस वक्त होंग अलायंस के अंदर थे और वो लोग इस वक्त लू फेंग की जो बड़ी सी रिमोट ओशन बॉडी थी उसके थ्रू गुजर रहे थे। वो लोग कहते हैं कि ये सच्ची में कितनी ज़्यादा मैसिव बॉडी है, लू फेंग सच्ची में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वॉरियर है। इतनी बड़ी बॉडी, इसकी कितना ज़्यादा पावर अपने अंदर होल्ड करती होगी। लिटरली अगर इस पूरी की पूरी बॉडी को कंज्यूम करने जाए
तो ये बहुत लंबा टाइम लेती होगी। हम लोगों ने तो ये भी सुना था कि जो मिल्की वे है, उसकी ये बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक टाइम 1000 से भी ज़्यादा, मतलब लगभग लोग पूरे ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे, सब लोगों ने मिलके एक साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी उसने एक साथ इतने सारे लोगों के सोलर अटैक्स को एक साथ अपने ऊपर सह लिया था। इसी के साथ-साथ वो जो 2 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे, उनके साथ हम लोगों को बाकी के और काफ़ी सारे अनडाइंग लेवल के और नाइट लेवल के लोग देखने के लिए मिल सकते थे। ये सारे लोग नए-नए थे, इन लोगों को ज़्यादातर ह्यूमैनिटी और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। लेकिन लू फैंग की इतनी बड़ी बॉडी को देखने के साथ-साथ उनको ये तो पता था कि जो पूरे के पूरे ह्यूमन रेस है और जो हंग अलायंस है, इन्हें 2 ही लोग लीड करते हैं, एक मिल्की वे ऑर्डर लीडर और दूसरे प्राइमल जॉसिटी लीडर। डेफ़िनेटली ये 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग है पूरे के पूरे यूनिवर्स के। सीधा वो जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होता है, वो बाकी के नाइट और बाकी लोगों की तरफ दिखते हुए कहता है कि ये जो इतनी बड़ी मिल्की वे ऑडी लीडर की रिमोट ओशन बॉडी है, ये अभी लगभग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सटेंड होती जा रही है और पहले जो भी है बस 1 मिलियन लाइट ईयर की थी, अभी ये ऑलरेडी 2 लाइट ईयर लंबी चौड़ी हो चुकी है। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिल सकता है, तो कि रिमोट ओशन के अंदर लगातार क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था। उसके पास जितने भी बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म के जितने भी मटेरियल्स थे, खून, आँख, बाल, नाक, वो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहता था, क्योंकि डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करके वो अपनी गोल्डी पावर पाथ के ऊपर आगे बढ़ सकता था और अपने लाइफ जीन लेवल को भी बढ़ा सकता था। वैसे तो लाइफ जीन लेवल को बढ़ाने के लिए उसे बस जो ट्रू गॉड होते हैं, मतलब जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते हैं और जो यूनिवर्स मास्टर होता है, उनके बीच का जो उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जानना था, जिसकी मदद से वो अपना ओन जो लाइफ स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सके। और जैसे-जैसे वो उसको चेंज करेगा, वैसे-वैसे उसका जो लाइफ जीन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता रहेगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर लू फैंग एक चुटकी बजाता है, उसके सामने जो उसका एंटायर रिमोट ओशन होता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है एक बड़ी सी लहर के ऊपर। और उसके अंदर हम लोगों को काफ़ी सारे ट्रू ट्रेजर्स देखने के लिए मिल सकते थे। उसके अंदर काफ़ी सारा ब्लड था, स्केल्स था, हेयर्स थे, किसी का हाथ, किसी के नाक, कुछ न कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग-अलग देखने के लिए मिल सकती थी, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट जो था वो लू फैंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था। दूसरी तरफ हम लोगों को लू फैंग की सेकंड बॉडी देखने के लिए मिल सकती थी, गोल्डन हॉर्न बीस्ट वाली, जो कि इस वक्त वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर थी। वो एक ऐसे जगह के ऊपर थी, मतलब वो एक सील स्पेस के अंदर थी, जहाँ पे 10,000 टाइम के हिसाब से जो टाइम की स्पीड होती है वो बढ़ती रहती थी। और इस सील्ड स्पेस के अंदर वो लगातार प्रैक्टिस करती जा रही थी। अचानक से वहाँ से लू फैंग एक कमांड देता है लाइफ जीन लेवल का, मतलब एक क्रिएशन टाइप का कुछ कमांड देता है। और जैसे ही वो एक कमांड देता है, वैसे ही लू फैंग के रिमोट ओशन बॉडी के अंदर हलचल होती है, जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर थी। और इन सब चीज़ों से कुल मिला के जो लू फैंग था, वो अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था लाइफ जीन लेवल के अंदर। वो लगातार 2-3 बार ट्राई करता है क्रिएट करके, लेकिन हर बार वो बार फेल होते जा रहा था। इसके साथ साथ वक्त बीतता जाता है और जो लू फैंग होता है वो लगभग 160 बार अपना ट्राई कर लेता है, लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक एक भी बार सक्सीड नहीं हो पाया था। लेकिन स्टिल लू फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो कहता है, अरे मैं बस थोड़े से रह गया, मैं तो सक्सीड होने ही वाला था करके, मैं अपने लाइफ रिकम्बाइनेशन के अंदर जस्ट सक्सीड होने ही वाला था। लू फैंग एकदम मुझसे उठ के खड़ा हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो अपने लगातार ट्राइज की वजह से पीछे नहीं हट रहा था, ना ही वो थक रहा था, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा एक्साइटमेंट आ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते जा रहा था अपने ब्रेक थ्रू के। क्योंकि लू फैंग डेफिनेटली लगातार क्रिएशन चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था और बार उसकी एक न्यू बॉडी प्रोड्यूस होती रहती थी रिमोट ओशन के अंदर। और ये बॉडीज़ प्रोड्यूस होती थी और फिर वापस से ख़त्म हो जाती थी, फिर प्रोड्यूस होती थी, फिर ख़त्म हो जाती थी। इस तरीके से जो लू फैंग था, वो अपने लिए एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी बनाना चाहता था और इसी के थ्रू लू फैंग का लाइफ जीन लेवल बढ़ सकता था। और फाइनली लू फैंग सक्सीड हो जाता है, क्योंकि लू फैंग को ऐसा फील होता है कि उसकी ये जो नई वाली बॉडी है काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, और ये जो बॉडी है इसके अंदर की जो गोल्डी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसके पुरानी बॉडीज़ के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा शार्प है। इसी तरीके से लू फैंग को फाइनली पता चल जाता है। लू फैंग एक रफ एस्टिमेट लगा लेता है कि वो फाइनली 10,081 टाइम्स से 16,000 टाइम्स तक अपने जो गोल्डी पावर है, आई मीन टू से जो अपने लाइफ जीन लेवल है, उसको ऑलरेडी बढ़ा चुका है। लेकिन लू फैंग को इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि डेफिनेटली वो कितने सारे एराज से स्टडी कर रहा था लॉ मास्टर और बाकी के काउंटलेस सब्सटेंस और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तब जाके उसने इस ब्रेक थ्रू को अचीव किया था। अभी लू फैंग सोच रहा था कि डेफिनेटली अगर उसके आगे के उसको ब्रेक थ्रू अचीव करने, तो वो और भी कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो लू फैंग की गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी होती है, वो भी पूरी तरीके से डिसेंबल हो जाती है
जो कि इस वक्त गोल्ड ऑक्जिन के अंदर थी, और वापस से वो रिसेंबल होना स्टार्ट हो जाती है। और जो लू फेंग की नई गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी बनी थी वो काफ़ी ज़्यादा माइटी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। इसके अंदर की जो गोल्डी पावर थी वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इवन आउट लू फेंग का ऑरा सेम ही था, लेकिन स्टिल वो पहले के कंपैरिजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो अपनी गोल्डन ऑन बीस्ट बॉडी की मदद से जो अपनी अर्थलिंग बॉडी होती है उसको पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है, जो कि बस 60% चार्ज थी तो वो पूरी तरीके से 100% चार्ज हो जाती है काफ़ी आसानी से। और जो लू फेंग था वो 16,000 टाइम्स के ऊपर पहुंचने के बाद ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन स्टिल लू फेंग के पर्सनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा पीछे था, क्योंकि गोल्डी पावर रूट के अंदर जो फर्स्ट लेवल होता है वही 30,000 टाइम्स के आसपास होता है, और अभी तक तो लू फेंग ने फर्स्ट लेवल को भी हिट नहीं किया था। वही दूसरी तरफ हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिल सकता था जो 100 बूट ऑफ मसलियम के अंदर गोल्डी किंग वैली की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। और इस वक्त लू फेंग को 4 दिन के आसपास का टाइम हो चुका था, और अभी भी लू फेंग को कुछ महीना लगने वाला था गोल्डी किंग वैली पहुंचने के लिए। के साथ साथ गाइस टाइम बीतता रहता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जहाँ पे लू फेंग फाइनली उस बड़े से टावर के सामने खड़ा था, मतलब वो की गॉड टावर के सामने, जहाँ पे उसका मिशन उसको मिलने वाला था। यहाँ पे एक और जगह थी जिसे गोल्डी किंग सेक्टर भी कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जगह थी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग आते थे। पाँच चारों के चारों आर्मीज़ के अंदर से यहाँ पे लोगों को भेजा जाता था, इसलिए इस जगह को गोल्डी किंग सेक्टर भी कहा जाता था। और जहाँ तक कि लू फेंग को यहाँ के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला था, लू फेंग को ये पता चलता था कि यहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं वर्ल्ड ऑफ जिनके, उन लोगों का आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यहाँ पे बस वही लोग रह सकते हैं जो कि यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने के लिए आए हैं, और मिशन के अंदर भी कोई साधारण वाला मिशन नहीं, वो वाले मिशन जो कि सीलिंग टास्क मिशन होते हैं। इसी के साथ जब लू फेंग आसपास भटक ही रहा था तो अचानक से लू फेंग की तरफ एक काफ़ी ज़्यादा जोर की आवाज़ आती है कि इस जगह के अंदर घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। और जब तक लू फेंग कुछ सोच पाता, वो देखता है कि उसकी जो बैटल शिप होती है, मतलब जो उसकी बूट ऑफ मसलियम होती है, वो चारों तरफ से कवर अप हो चुकी थी, और अभी लू फेंग कहीं पे भी भाग नहीं सकता था। लू फेंग एक ही थॉट में समझ जाता है कि जो पर्सन है ये ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस है। लू फेंग एकदम से शॉक हो जाता है। इससे पहले कि वो बंदा कुछ करता, लू फेंग जोर से चिल्लाता है कि मेरा नाम मिल्की वे हॉडी लीडर है, और मैं पाइथन रिवर आर्मी से हूँ, ईस्ट आर्मी से, और मैं यहाँ पे अपने मिशन के लिए आया हूँ ताकि मैं जो गोल्डी किंग सेक्टर का मिशन है, जो कि टाइटल सील वाला मिशन है, वो मैं कंप्लीट कर सकूँ। बाद वो लू फेंग का नाम सुनने के बाद पहले थोड़ा बहुत सोचता है, मिल्की वे हॉडी लीडर। उसी के बाद वो थोड़ा सा रिसर्च करता है और फिर कहता है अच्छा तुम मेरे साथ आ सकते हो। इसी के बाद वो जो ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस होता है वो इंस्टेंटली लू फेंग को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ, क्योंकि लू फेंग जो था उसके पास अभी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो डेफिनेटली वो इस बंदे के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि इवन अगर वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करता है तो वो सामने उसके ट्रू गॉड ऑफ वॉइड स्पेस था जो कि उसको पकड़ के जिंदा ही दफना देता। जब लू फेंग उसका पीछे कर रहा था तो लू फेंग उस सम पर्सन के सामने नीचे बो करते हुए झुकते हुए कहता है कि मेरा नाम मिल्की वे है और मैं आपको रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। इसी के साथ वो जो गार्ड होता है, मतलब वो जो पर्सन होता है, वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ का गार्ड हूँ, मैं गोल्डी किंग सेक्टर का गार्ड हूँ, मेरा नाम नॉर्थ कैंग है। इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो लू फेंग से कहता है कि अगर तुम अपना टाइटल का मिशन करना चाहते हो तो तुम्हें डेफिनेटली मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो तुम कभी भी गोल्डी किंग वैली के अंदर पहुंच नहीं पाओगे बिना मेरी लीडरशिप के, आई मीन टू से बिना मेरी लीड के। तो इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो समझ जाता है और इसका पीछे पीछे करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ लू फेंग चलते चलते सोचता है कि क्यों ना इस बंदे से भी वो थोड़ी बहुत बात कर ले, जिसके थ्रू उसको और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो उस घाट की तरफ जाता है और वापस से झुकते हुए कहता है कि सर यहाँ पे हर साइड काफ़ी सारी लॉ एंग्रेविंग्स देखने के लिए मिल सकती है पूरे के पूरे गोल्डी किंग सेक्टर के अंदर। क्या इसका मतलब है कि यहाँ पे हर साइड डेंजर है? उसी के बाद जो नॉर्थ कैंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है और फिर एक स्माइल करते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये जो जगह है ये पूरी तरीके से डेंजर से भरी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह है, और यहाँ पे मेरे जैसे काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, और ये सारे जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पे जो घुसपैठिया होते हैं उनके ऊपर नज़र रखता है। वैसे तो फिर भी काफ़ी सारे घुसपैठिया जो होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं लिटरली। लेकिन एट दिस मोमेंट, जिस मोमेंट के ऊपर कोई भी घुसपैठिया यहाँ पे पकड़ा जाता है, उसी मोमेंट पे वो जो बंदा है वो मारा जाता है। यही सबसे बड़ा नॉर्मल और एग्जैक्ट रीज़न है कि कोई भी पर्सन गोल्डी किंग सेक्टर के अंदर नहीं आता, क्योंकि जो मौत होती है वो सारे के सारे घुसपैठियों का इंतज़ार कर रही होती है यहाँ पे। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि यहाँ पे हर जगह पे तुम्हें लॉ एंग्रेविंग इसलिए देखने के लिए मिल रही है क्योंकि ये जो जगह है, ये जो गोल्डी किंग सेक्टर है, ये एक्चुअल में एक सुपर ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर है
जो कि हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग के द्वारा बनाया गया है। जब लू फेंग सुपर ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर के बारे में सोचता है, वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सोचता है ये पूरी की पूरी जगह, मतलब ये इतनी बड़ी जगह, ये पूरा का पूरा एक ट्रू ट्रेजर है, एक ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर। सच्ची में हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग कितना था महान इंसान होगा। सीजर नॉर्थ कैन लू फेंग को बताता है कि जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग थे वो काफी ज्यादा स्किल पर्सन थे ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर्स बनाने के लिए। जो गार्ड था वो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग की काफी ज्यादा तारीफ करता है, क्योंकि वो उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस वर्ल्ड ऑफ जिन के अंदर सबके सब हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को ही भगवान मानता है। इसके बाद लू फेंग सोचता है कि अगर सच्ची में ये जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग है ये इतने ज़्यादा पावरफुल थे, तो वो आज इस स्टेट में क्यों है करके। मतलब जहाँ तक कि लू फेंग को लगता था हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग ऑलरेडी मर चुके हैं, तो आखिर वो कौन इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा जिसने हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग को भी मार दिया है। इसी तरीके से बात करते करते फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। वो पर्सन लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जो नीचे ये जो गोल्डी किंग वैली तुम्हें नजर आ रही है, यही गोल्डी किंग वैली। इसी के साथ साथ नॉर्थ जो कैंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ पे आने वाले थे उससे पहले जो हिज मैजेस्टी ऑफ गोल्डी किंग सेक्टर है, जो गोल्डी किंग सेक्टर के गाइस जैसे कि चार, जैसे मैंने आपको बताया चार जनरल्स है, वैसे ही यहाँ पे भी कोई यहाँ का जो जिम्मेदारी को सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई पर्सन है। तो वो कहता है उनके द्वारा पहले ही मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि तुम यहाँ पे आने वाले हो। सो अभी जब तुम नीचे जाओगे तो ये जो गोल्डी किंग वैली के जो गार्ड्स हैं उनको बस अपनी आइडेंटिटी बता देना, वो तुम्हें नहीं रोकने वाले। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो नॉर्थ कैंग को थैंक यू कहता है और उसी के बाद थैंक्स के साथ वो यहाँ से चला जाता है। और वो जाते जाते बस लू फेंग को कहता है कि वो देखो इसी चीज़ के जस्ट पीछे वो 9 स्टोरी टावर, उसको वूक टावर कहा जाता है, और वहीं पे तुम्हें अपना मिशन असाइन किया जाएगा। मैं होप करता हूँ कि तुम उस मिशन को कंप्लीट कर सको और उस टाइटल के द्वारा असाइन किया जा सको और तुम वापस से ज़िंदा आ सको। इसी साथ लू फेंग उस 9 स्टोरी टावर की तरफ देखता है और कहता है यहाँ से बस ज़िंदा वापस आना है? नहीं, मैं ना सिर्फ यहाँ से ज़िंदा वापस आऊँगा, बल्कि मैं उस राज को भी बाहर लेके आऊँगा कि अभी तक क्यों इतने ज़्यादा लंबे टाइम से कोई भी जो लॉ मास्टर है वो अभी तक टॉप लेवल तक नहीं पहुँच पाया, वो अभी तक इस टाइटल के द्वारा नहीं नवाजा गया और मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप मी। लू फेंग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ था। इसी के साथ जब लू फेंग गोल्डी किंग वैली के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे उसे गार्ड मिलता है। लू फेंग उन्हें बता देता है कि वो यहाँ पे मिशन के लिए आया है, वो उन्हें नहीं रोकते। यहाँ पे आने वाले जितने भी गार्ड्स थे वो किसी को भी नहीं रोकते थे, जो भी लोग यहाँ पे मिशन के लिए आते थे वो बस एक मैसेज उन लोगों को बता देते थे कि ये जो गोल्डी किंग सेक्टर है इसके अंदर उड़ना पूरी तरीके से मना है। इसीलिए जो लू फेंग होता है उसको चल के जाना पड़ता है वुकी टावर तक, जो कि लगभग 1000 लाइट ईयर लंबा चौड़ा होता है और ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग होती है पूरी की पूरे गोल्डी किंग सेक्टर की। बिल्डिंग के बॉटम टावर बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे हम लोगों को 6 फिगर देखने के लिए मिल सकते थे। वही उन 5 फिगर्स के अंदर हम लोगों को एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि ट्रू गॉड था, मतलब वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर था। वो लू फेंग की तरफ देखता है और उसके साथ और 5 फिगर्स खड़े थे। वो पाँचों के पाँचों फिगर्स जो थे वो लॉ मास्टर थे। वो लू फेंग को बुलाता है, वो कहता है कि तुम 6th लॉ मास्टर हो यहाँ इस बैच के, जो कि यहाँ पे आए हो। गाइस वहाँ पे जो 5 लोग खड़े थे वो लोग भी अपने टर्न का वेट कर रहे थे, जिनके अंदर से 4 लॉ मास्टर थे और एक ट्रू गॉड लेवल का वॉरियर था। एक्चुअली गाइस इस जगह के अंदर जाने के लिए लोगों को 10-10 का बैच बना के अंदर जाना पड़ता था, फिर इन्हें कितने भी टाइम तक क्यों ना रुकना पड़े। इसलिए अभी ये लोग बस 5 थे और लू फेंग को मिला के ये लोग 6 हो चुके थे, तो इनको और 4 लोगों का इंतजार था ताकि ये जल्दी से जल्दी अंदर एंटर कर सके। इसके साथ एक जो वॉरियर होता है वो लू फेंग की तरफ चलते हुए आता है। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और काफ़ी ज़्यादा स्किनी टाइप का होता है, पतला सा टुकड़ा सा, लेकिन इसकी काफ़ी लंबी लंबी बियर्ड होती है। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम पाइथन रिवर आर्मी से हो, ईस्ट आर्मी से, क्यों। इसी के साथ लू फेंग जब उस पर्सन की तरफ देखता है और उसके बॉडी के ऊपर कुछ पैटर्न्स और उसके हेलमेट के ऊपर पैटर्न्स को देखता है, तो वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम स्लीपिंग ड्रैगन आर्मी से हो। लू फेंग भी स्माइल करते हुए बता देता है। एक्चुअल में गाइस ये लोग एक दूसरे की पहचान को जानते थे। इवन थॉट जो लू फेंग आर्मर पहनता था जो कि उसको आर्मी के द्वारा प्रोवाइड किया था, उसके ऊपर काफ़ी सारे पैटर्न्स बने हुए थे जो कि एक आर्मी को दूसरे आर्मी से डिस्टिंग्विश करता था। इसी के साथ वो जो बंदा होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि काफ़ी अच्छी बात है कि हम दोनों ईस्ट आर्मी से है। और फिर वो लू फेंग से पूछता है, अच्छा तुम पाइथन आर्मी से हो, तो तुम पाइथन आर्मी के कौन से मेजर रिक्रूट ट्रूप से हो। इसके बाद लू फेंग कहता है कि मैं किसी भी ट्रूप से नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अभी अभी नया रिक्रूट हूँ। जिस मोमेंट के अंदर लू फेंग ये कहता है कि वो यहाँ पे अभी न्यू रिक्रूट है, वहाँ पे जितने भी वॉरियर्स होते हैं वो सब लोग लू फेंग को एक शौक की नज़रों के साथ देखने लग जाता है।
क्योंकि उनको पता चलता है एक न्यू रिक्रूट जो कि अभी-अभी आया है और वो यहाँ पे आते ही इस मिशन के लिए जॉइन हो गया। मतलब इस टाइटल वाले मिशन के लिए जिसके अंदर बस ज़िंदा बचने के 10% चांसेस है। डेफ़िनेटली ये जो पर्सन है ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा। एक तो ये बहुत ज़्यादा पागल इंसान है या फिर ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वही वो जो पर्सन लू फेंग के सामने खड़ा होता है वो लू फेंग को देखते हुए कहता है कि नो वंडर कि मैंने आज तक से पहले तुम्हें कभी भी नहीं देखा। तुम कुछ सालों पहले ही तुमने आर्मी को जॉइन किया है, स्पेशल आर्मी ट्रूप्स के अंदर, ईस्ट आर्मी के अंदर, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। लेकिन स्टिल तुम काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो। शायद से इसी वजह से तुम यहाँ पे वूकी टावर के अंदर आने का इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। लेकिन लू फेंग उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और बस हंसने लग जाता है। इसी तरीके से इन लोगों की बात होती है और इसी तरीके से कुछ ही टाइम के अंदर 6 दिनों का वक्त भी इसी तरीके से पास हो जाता है और 6 दिन के अंदर फाइनली यहाँ पे 10 वॉरियर्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसी के साथ एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ पे अपीयर होता है। वो जो बीस्ट होता है वो इन सारे लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम 4th बैच वॉरियर हो जो कि वूकी टावर के अंदर इस बार एंटर करने वाले हो। लेकिन एंटर करने से पहले मैं तुम लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि वूकी टावर के अंदर जो 3rd बैच गया था उसके अंदर से जो 50% लोग हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मैं होप करता हूँ कि मैं तुम सब लोगों को वापस से जिंदा यहाँ से वापस जाते हुए देख सकूँ। वो जो 10 वॉरियर्स होता है लू फेंग ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जो लोग भी यहाँ पे आने की हिम्मत करते हैं वो डेफिनेटली एब्सोल्यूट एलाइट्स होते हैं जो कि अपने अपने आर्मी के काफ़ी ज़्यादा स्पेशल सोल्जर्स होते हैं। लेकिन इतने स्पेशल होने के बाद, इतने टैलेंटेड होने के बाद भी ये लोग इस तरीके से मारे जाते हैं। इसी के साथ पीछे जो टावर का दरवाज़ा होता है उस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पीछे वो एकदम से खुल जाता है और जैसे ही वो टावर का दरवाज़ा खुलता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एंडलेस एप्रोसिव फोर्स बाहर आने लग जाता है। लू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। एकदम से वो जो पर्सन होता है वो सिंगल हॉर्न बीस्ट वो लू फेंग की तरफ और बाकी सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अभी अंदर जा सकते हो। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो सब लोग के सब एकदम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उस चीज़ के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर, उस डोर के अंदर से अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। डेफ़िनेटली इनमें से कोई भी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था क्योंकि इन लोगों को पता था कि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करने का मतलब अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे डेंजर हर जगह पे हो सकता है। तो वो लोग अंदर एंटर किए थे फर्स्ट फ्लोर के अंदर तो वहाँ पे हर जगह पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा सैंड देखने के लिए मिल सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो रेगिस्तान में आ चुके हो। जब लू फेंग अपने आसपास देखता है वो देखते हुए कहता है तो ये है फर्स्ट लेवल ऑफ वूकी टावर। इसी के साथ वो जो जू कॉन्ग होता है मतलब वो स्किनी वॉरियर जिसने सबसे पहले आके बाहर लू फेंग से बात की थी वो लू फेंग को एक मैसेज सेंड करता है और वो पूछता है कि ये वूकी टावर ये इम्प्योरली काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तुम्हें क्या लगता है कि डेंजर कहाँ पे होगा? क्या ये डेंजर इस डेजर्ट के अंदर होगा? क्या इस डेजर्ट की मिट्टी के अंदर कोई चीज़ दबी हुई है? लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। गाइस नेचुरली इन 10 लोगों में से बस 2 ही लोग थे जो कि ईस्ट आर्मी से थे, लू फेंग और जू जोंग। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा बहुत नेचुरली क्लोज थे देखा जाए बाकी सब लोगों के कंपैरिजन के अंदर। तो इसी के साथ एकदम से हम लोगों को उस टावर के जो ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पे ये सब लोग खड़े थे उसके ऊपर एक पैसेज वे ओपन होते हुए दिखता है जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स निकलता है और ये फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इवन लू फेंग की भी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी। लू फेंग को भी इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एक्चुअली ये जो पैसेज वे था ये सेकंड लेवल को कनेक्ट करता था वूकी टावर के। कोई बंदा इस पैसेज वे को अंदर एंटर कर पाएगा वो डेफिनेटली सेकंड लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन सेकंड लेवल तक जाने से पहले इन लोगों को एक दूसरे को मारना था और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा। एक्चुअली यहाँ पे एक गाइडर बैठा हुआ था जो कि ये सारी चीज़ों के बारे में बता रहा था। इसी के साथ वो कहता है कि तुम सब लोगों को सबसे पहले एक दूसरे के साथ फाइट करनी पड़ेगी। फाइट करने के साथ साथ तुम में से जो लोग जिंदा बचेंगे वो सेकंड लेवल तक जा पाएंगे। और सेकंड लेवल के अंदर जाने से पहले मैं तुम लोगों को ये चीज़ बता दूं कि फाइट के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो अपनी बैटलशिप के अंदर नहीं छुप सकता क्योंकि जो भी बैटलशिप के अंदर छुपने की कोशिश करेगा उसको फेल मान लिया जाएगा और पनिशमेंट के तौर पे उसे डायरेक्टली मौत की सज़ा सुना दी जाएगी। इसका इन लोगों का साफ साफ मतलब था अगर किसी भी पर्सन को अंदर जाना है तो उसे डेफिनेटली किसी एक वॉरियर को अंदर मारना पड़ेगा। मतलब जब लू फेंग किसी एक वॉरियर को मारेगा तब जाके वो इस पैसेज वे के अंदर एंटर कर पाएगा। और इसका मतलब यहाँ पे जो 10 लोग थे 10 में से बस 5 ही लोग जो है वो सेकेंड राउंड के अंदर जा पाएंगे। लू फेंग की सारी चीज़ें सोचने के बाद पूरी तरीके से एकदम से भौकाल सा गया था। वो सोच रहा था कि मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर 50% लोग मारे जाते हैं, ये क्या बकचोदी है। इसके बाद लू फेंग सब लोगों की तरफ देखते हुए सोचता है कि चलो ठीक है किसी एक बंदे को मारना भी है तो मैं किसको चूज़ करूँ। लू फेंग अपने आसपास के सारे वॉरियर्स को देखने लग जाता है। लू फेंग उन सारे वॉरियर्स की तरफ देखते हुए अपने वॉरियर को चूज़ कर रहा था जिसके साथ वो फाइट करना चाहता था। लेकिन वो सोच रहा था कि यहाँ पे जितने भी वॉरियर आए वो सारे डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग वॉरियर होंगे अपने अपने बैच के। तो डेफिनेटली उनके अंदर काफ़ी अच्छे खासे टैलेंट्स होंगे इसलिए वो यहाँ पे आया है।
तो मुझे किसको चूज़ करना चाहिए करके। जब लू फेंग इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था तो एकदम से एक जो वॉरियर होता है, वो वैसे तो यहाँ पे सारे वॉरियर एक दूसरे के ऊपर ऑलरेडी अटैक करना स्टार्ट कर चुके थे, वही एक अगली बीस्ट जो होता है वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारे स्केल्स बने और होते हैं और उसकी जो विंग्स होती है उसके विंग्स के ऊपर भी काफ़ी सारे निशान बने होते हैं और वो लू फेंग की तरफ चार्ज आउट हो जाता है। उसके हाथों के अंदर एक हथौड़ा भी था जिसके अंदर से काफ़ी सारी लाइटनिंग की पावर निकल रही थी और वो डेफिनेटली एक ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर था। लेकिन जब तक लू फेंग उस बंदे की तरफ देखता तभी लू फेंग देखता है कि दूसरे दो डायरेक्शन के अंदर से भी दो वॉरियर उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ से आ रहे हैं। इसका मतलब 3 वॉरियर जो थे वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। लू फेंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि लिटरली 3-3 वॉरियर उसको चूज़ करेंगे फाइट करने के लिए। लू फेंग को इतनी ज़्यादा हँसी आ रही थी, वो सोच रहा था मे बी इन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि जो लू फेंग है वो एक न्यू रिक्रूट है तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। लू फेंग स्टार्टिंग से जानता था कि वो डेफिनेटली इतना ज़्यादा पावरफुल है और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि डेफिनेटली उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल्स है कि वो इन सब लोगों को डोमिनेट कर सकता है। इसलिए जो लू फेंग था उसने स्टार्टिंग में इन लोगों को ये बताया था कि वो एक न्यू वॉरियर है करके। इसी के साथ एकदम से हम लोगों को काफ़ी सारे स्नोफ्लेक्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि चारों तरफ एकदम से फैल जाते हैं और ये एक टाइप का डोमेन टाइप का ट्रू ट्रेजर, गॉड लेवल का ट्रेजर था जो कि लू फेंग ने पहले ट्रेड करके लिया था। लू फेंग इसी चीज़ के मदद से इन तीनों को सप्रेस करते हुए आ रहा था जो उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। लू फेंग ने इन तीनों को काफ़ी अच्छी तरीके से देख लिया था। जो फर्स्ट वन था वो एक बीस्ट था, जो सेकंड वन था वो एक बर्लिक वॉरियर था और जो थर्ड वन था वो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पर्सन था क्योंकि ये वही पर्सन था जो कि लू फेंग से काफ़ी टाइम से बात कर रहा था, जिसको लू फेंग अपना दोस्त समझ रहा था, जिसको साथी समझ रहा था, मतलब जू जोंग वॉरियर जो कि ईस्ट आर्मी से था। लेकिन लू फेंग उन दोनों बाकी वॉरियर्स को छोड़ देता है और सबसे पहले जूजोंग वॉरियर की तरफ देखते हुए कहता है और उसको एक मैसेज सेंड करता है। वो कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों के दोनों फेलो वॉरियर्स हैं ईस्ट आर्मी से, तो हम लोग भाई हुए, लेकिन इसके बाद भी तुम फर्स्ट लेवल के वूकी टावर के अंदर ही मेरे ऊपर इस तरीके से अटैक कर रहे हो। इसी के बाद जो जूजोंग होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, बस बात ऐसी है कि तुम न्यू रिक्रूट हो और डेफिनेटली तुम्हें मारना बाकी लोगों के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा आसान होगा, तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। जैसे ही लू फेंग इस रीज़न को सुनता है डेफिनेटली वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और आप लोगों को पता है कि लू फेंग को इस तरीके के लोगों से सख्त नफरत है जो कि उसकी पीठ के ऊपर खंजर खोपते हैं। उसके बाद वो जूजोंग की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और एकदम से वो एक बड़े से बर्ली ब्लेड फिगर के अंदर चेंज हो जाता है और इसी के साथ वो उन सब लोगों के अटैक्स को डॉज भी कर लेता है। ब्लू फेंग ने उन तीनों के अटैक्स को एक साथ डॉज कर लिया था तो ये काफ़ी था उन तीनों को ये याद दिलाने के लिए कि डेफिनेटली जो लू फेंग है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। अगर वो एक साथ 3 लोगों के अटैक्स को डॉज कर सकता है तो डेफिनेटली लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके मूव भी काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। इवन जो जूजोंग था वो एकदम से मन ही मन कहता है कि शायद से उसने गलत इंसान को चूज़ कर लिया है, उसको इतनी जल्दी लू फेंग के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ वो उनमें से एक बीस्ट जो था उसकी पीठ के ऊपर काफ़ी सारे हम लोग को विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे और वो जो विंग्स थे उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी खासी थी। लू फेंग उन विंग्स को देखते हुए समझ गया था कि ये ऑटोमन टाइप के ट्रू ट्रेजर है और इस ट्रेजर का नाम बिग बर्ड्स था। जो बिग बर्ड्स है ये काफ़ी ज़्यादा जाना माना ट्रेजर था और देखा जाए तो इसका जो प्राइस था मिलिट्रिकल क्रेडिट के हिसाब से वो लगभग 6 लाख मिलिट्रिकल क्रेडिट था जो कि डेफिनेटली लू फेंग का जो गोल्डन क्लॉक गॉड था उससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और ये जो बिग बर्ड था ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और इसके मदद से तुम एक्सट्रीमली स्किलफुल हो सकते हो एस्केप करने के लिए। डेफिनेटली लू फेंग के पास जो गोल्डन क्लॉ गॉड था जो कि अभी उसने ट्रेड करके लाया था वो भी पावरफुल था, लेकिन लू फेंग के गोल्डन क्लॉ कंपैरिजन के अंदर उसका जो बिग बर्ड था वो डेफिनेटली उससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल था। और सबसे ज़्यादा अगर लू फेंग को किसी के मूवमेंट से बचने की दिक्कत आ रही थी तो वो वही पर्सन था क्योंकि डेफिनेटली उसकी जो स्पीड थी वो लू फेंग की स्पीड जितनी ही थी। और जो पर्सन था बिग बर्ड वाला ये और कोई नहीं है जूजोंग ही था जिसकी पीठ के ऊपर बिग बर्ड थे। जूजोंग एकदम से अपने बिग बर्ड्स को बाहर निकाल लेता है और डेफिनेटली यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो लू फेंग से बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहता था और वो लू फेंग से पहली बारी में ही समझ चुका था कि लू फेंग कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। इसी के साथ लू फेंग जूजोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो और तुम काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी हो, इसलिए फ़िलहाल के लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिलहाल के लिए जो लू फेंग था उसने जूजोंग को छोड़ दिया था और वो बाकी के 2 वॉरियर्स की तरफ देख रहा था क्योंकि लू फेंग जानता था कि बिग बर्ड के साथ वो जूजोंग को इतने आसानी से नहीं मार सकता, तो डेफिनेटली वो बाकी 2 लोगों के ऊपर ध्यान दे रहा था। जो जूजोंग था वो भागते भागते बस यही सोच रहा था, उसके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल एक्सप्रेशन थे। वो सोचता है ये बंदा ये क्या सच झूठ बोल रहा है, ये एक न्यू रिक्रूट है पाइथन रिवर आर्मी का, उसके बाद भी इतना ज़्यादा इंप्रेसिव स्किल्स के अंदर, ये न्यू रिक्रूट होने के बाद भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, ये मे भी झूठ ही बोल रहा होगा। लेकिन वो सोचता है नहीं ये झूठ कैसे बोल रहा है, अगर ये
झूठ नहीं बोल रहा होता, मेरे को तो पुराने सारे लोगों के बारे में ऑलरेडी पता है, मैं इस बंदे के बारे में नहीं जानता, तो डेफ़िनेटली ये न्यू रिक्रूट ही होगा। लेकिन फिर ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव क्यों है करके, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सोचता है डेफ़िनेटली अभी उसने लू फेंग के साथ दुश्मनी तो ले ही ली है, अगर वो फर्स्ट लेवल को सर्वाइव कर भी लेता है तो सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, किसी न किसी लेवल के अंदर तो वो पेला ही जाएगा लू फेंग के हाथों के। फिलहाल जो ज़ुज़ोंग था उसको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था अपनी चॉइस के ऊपर कि उसने सबसे पहले लू फेंग को चूज़ किया फाइट करने के लिए। डेफ़िनेटली अगर वो लू फेंग के साथ होता तो वो शायद से 5th या फिर 6th लेवल तक भी आराम से चला जाता लू फेंग के सहारे। लेकिन अभी उसे लू फेंग के साथ एनिमी बनते हुए आगे जाना पड़ेगा, और डेफ़िनेटली वो ये भी जानता था कि लू फेंग उसके कंपैरिज़न के लेवल का या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। और वही दूसरी तरफ वो जो दूसरा बर्ली वॉरियर था जिसने हथौड़ों के साथ लू फेंग के ऊपर अटैक किया था, वो भी इस टाइम भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एकदम से वो देखता है कि उसके सामने कुछ पेयर ऑफ ब्लैक विंग्स अपीयर हो जाता है। ये और कोई नहीं है, लू फेंग था। लू फेंग उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी गलती नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा स्लो उन तीनों में से, सो डेफिनेटली तुम मेरा शिकार बनने वाले हो। इसी साथ लू फेंग एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता, एकदम से लू फेंग की साइज बढ़ जाती है, वो एक सैवेज ह्यूमनॉइड बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर लू फेंग एक गोल्डन क्लॉ गॉड बन चुका था। लू फेंग फर्स्ट ब्लेजिंग गोल्डी पावर के लेवल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके थ्रू ये जो गोल्डी क्लॉ गॉड की जितनी बॉडी थी इसके अंदर से कोर तक लू फेंग की जो ब्लेजिंग पावर थी वो जाना स्टार्ट हो जाती है, और एकदम से उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा रेडिएटिंग और वाइल्ड और फ्यूरियस ऑरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो जो हिडेजियस बीस्ट था उसकी फटकी 1000 हो जाती है लू फेंग की इतने भयानक बीस्ट फॉर्म को देखने के साथ। बीस्ट को अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि लू फेंग की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ कैसे हो सकती है। इवन वो भाग गया था, लेकिन इसके बाद भी लू फेंग को उसे पकड़ने के लिए 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा था। देखो अभी ये भी पछतावा हो रहा था कि इसने लू फेंग को क्यों चूज़ किया, और इसके साथ साथ उसको ये पछतावा भी हो रहा था कि शायद से जब वो मिलिट्री के अंदर था तब उसके लिए उसे अपने लिए ऐसा कोई ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर खरीद लेना चाहिए था जिसके थ्रू वो भाग सके, और अभी डेफिनेटली उसके पास कोई भी ऐसा ट्रेजर नहीं था जिसके थ्रू वो भाग सके। इस बंदे ने सोचा था इसे कभी भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पास एक ऑटोमन टाइप का ट्रू ट्रेजर था जो कि फाइटिंग पर्पज़ के लिए था, अटैक पर्पज़ के लिए, और इन टर्म्स ऑफ अटैक वो लू फेंग से नहीं डरता था। बस दिक्कत इतनी थी कि लू फेंग की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसके अटैक्स कभी भी लू फेंग को हिट कर ही नहीं सकते थे। लू फेंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता था। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो एकदम से आड़ी तिरछी गुलाटियाँ मारता है, और उसके जो पाव होता है वो ब्लेड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके ब्लेड्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लेड लाइट क्रिएट होती है। ये जो ब्लेड लाइट होती है एक विस्लिंग साउंड के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाती है उस पर्सन की तरफ। ये एक्सटर्मिनेशन बिल्ड टेक्निक थी जिसके अंदर लाइट और फायर का इस्तेमाल किया था लू फेंग ने। और जब वो लू फेंग के अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था तो इस तरीके से वो समझ चुका था कि लू फेंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो लू फेंग के अटैक को ब्लॉक करते करते उसने अपनी काफ़ी सारी पावर्स को खो दिया था। जो लू फेंग होता है वो अपने एक अटैक के बाद रुकता नहीं, और वो लगातार अटैक करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और इसके इतने सारे अटैक्स के कारण जो सामने वाला बीस्ट होता है उसकी काफ़ी सारी पावर लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है। इवन उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी स्किल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रिमूव होना स्टार्ट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था लू फेंग किसी पर्सन को इतने बहरे में से मार रहा है कि उसके बॉडी से उसकी पूरी की पूरी स्किन निकलती जा रही है, और वो जो ह्यूमनाइड बीस्ट था वो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो चुका था इस वक्त, और वो काफ़ी ज़्यादा भयानक सा लग रहा था। इसी के साथ-साथ क्योंकि लू फेंग जिस बंदे से लड़ रहा था वो डेफ़िनेटली लू फेंग से काफ़ी ज़्यादा वीक था, वैसे तो वीक नहीं था, बस बात इतनी थी कि लू फेंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसी वजह से ये जो बैटल था ये काफ़ी ज़्यादा अनबैलेंस से था, और इसके अंदर डेफ़िनेटली लू फेंग ही जीतने वाला था। लेकिन जब बाकी सारे सोल्जर्स लू फेंग को नोटिस करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि लू फेंग की जो टेक्निक्स थी वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल थी। इवन लू फेंग के पास जो मशीन टाइप वैल्यूएबल्स थे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, ना ही वो इतने ज़्यादा यूज़ किए थे, लेकिन जिस तरीके से लू फेंग उनका इस्तेमाल कर रहा था डेफ़िनेटली वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुके थे। वो लोग कहते हैं कि लू फेंग के पास जो गोल्डन क्लॉ गॉड है वो इतना अच्छा खासा नहीं है अटैक के अंदर, उसके बाद भी लू फेंग के अंदर जो अटैक है मतलब उसके खुद की टेक्निक्स और उसके खुद के लॉज और उसके खुद की जो ब्लेजिंग पावर्स है उसके थ्रू ये जो अटैक्स है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जा रहा है। अब एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि तलवार सोने की हो या पीतल की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि चलाने वाला कितना पावरफुल है। साथ लू फेंग की फाइटिंग स्टाइल को देखते ही सारे के सारे सोल्जर्स ने इमीडिएटली ये चीज़ डिसाइड कर ली थी, डेफिनेटली उनमें से कोई भी मिल्की बॉडी लीडर के साथ मैच नहीं करने वाला। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो रिग्रेट कर रहा था वो ज़ू ज़ोंग था, क्योंकि वो डेफिनेटली लू फेंग के साथ